हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने एडवांस अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 7 लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर बेसिक डिस्कशन देख लिया था। आज हम करने वाले हैं गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखने वाले हैं गाइस। इसके अंदर लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स हम देखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 विद द कंपनीज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज चैप्टर नंबर 7। सो आइए गाइस, चैप्टर नंबर 7 लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर अपन 7 देखने वाले हैं। एग्जांपल नंबर 7, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 एग्जांपल नंबर 10। तो आइए गाइस, रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन को। प्रकाश प्रोसेसर्स लिमिटेड went into liquidation, voluntary liquidation on 31st December 2011. It gives you following ledgers balances on this the date. Issued and subscribed capital आपको दे रखी है 5,000 रुपीज़, 10% cumulative preference shares of 100 each, fully paid up दे रखे हैं 5 लाख रुपीज़ के। Then 25,100 इक्विटी शेयर दे रखे हैं 100 each of 75 paid up, एंड देन आपके पास दे रखे हैं गाइस 7500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each, 60 paid up, that is 1 lakh 4,50,000 एंड 15% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 2,50,000 रुपीज़। आउटस्टैंडिंग चल रहा है इसके ऊपर इंटरेस्ट, दैट इज 37,500। क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 3,18,750 रुपये के। लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है गाइस 2,50,000 रुपीज़। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 6,25,000 रुपीज़। एंड द पेटेंट्स दे रखे हैं आपको 1 लाख रुपीज़ के। स्टॉक दे रखा है आपको 1,37,500 एंड द ट्रेड रिसीवर्स 2,75,000 रुपीज़। कैश एट बैंक दे रखा है आपको गाइस 75,000 रुपीज़ का। एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस दे रखा है, मतलब ऑब्वियसली यदि कोई कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है तो उसका जो P&L का जो बैलेंस होता है बेसिकली नॉर्मल एक पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या होता है, नेगेटिव होता है। सो डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको 2,81,250। आगे क्या कह रखा है गाइस, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। प्रेफरेंशियल डिविडेंड्स वर एरियर ऑफ 2 years। प्रेफरेंशियल का जो डिविडेंड है गाइस वो हमने 2 साल से नहीं दिया है। कंपनी ने 2 साल से प्रेफरेंशियल जो डिविडेंड देना है उन्हें वो नहीं दिया है, ठीक है, देंगे यदि कोई पैसा बचता है प्रेफरेंशियल होल्डर्स के लिए तो ठीक है, उन्हें दिया जाएगा। क्रेडिटर्स इंक्लूडेड प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, दैट इज 38,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स के अंदर आपके क्या है, इंक्लूड है 38,000 रुपीज़ के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, जिनको आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। द एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, आपकी एसेट्स किस किस में रियलाइज हुई है। एसेट्स लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख रुपीज़। प्लांट एंड मशीन एंड प्लांट दे रखे हैं आपके 5 लाख रुपीज़ के। पेटेंट दे रखे हैं 75,000 रुपीज़ की। स्टॉक दे रखा है 1,50,000 रुपीज़ एंड द ट्रेड रिसीवेबल्स दैट इज 2 लाख रुपीज़। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है गाइस, the expense of liquidation amounts to be 27,250. The liquidators is entitled to be a commission of 3% on assets realized except cash. कैश के अलावा जितने भी यदि क्या किए हैं लिक्विडेटर ने क्या किए हैं, एंटाइटल्ड है किसके लिए, जो भी रियलाइजेशन की है एसेट से जो भी पैसा रियलाइज हुआ है उसके लिए एंटाइटल्ड है फॉर द कमीशन ऑफ 3% रुपीज 3%। Assuming the final payments, including those of debentures, is made on 30th June 2012. क्या कह रहा है, assuming the final payments, including those on debentures, is made on 30th June 2012, show the liquidator's statement of accounts. ये कह रहा है कि हमने डेबेंचर को पेमेंट कब किया है, 30th जून 2012 को। अब गाइस इसके अंदर एक नोटिस करने वाली बात ये है कि जो आपको क्या दे रखी है, ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो गाइस आपको दे रखी है 31 दिसंबर 2011 की। बट ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है गाइस ये है आपको 30 जून 2012 को। क्या कर रहे हैं हम, बाय बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, किसके लिए, लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को बेसिकली घुमा रखा है पूरी तरीके से कि क्या हुआ है इसके अंदर हम ट्रैप हो जाए, और ट्रैप होके बेसिकली गलती होने के चांसेस पूरे हैं, पूरे चांसेस बता रखे हैं कि गलती होने के चांसेस कहाँ पे हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है 30 जून 2012 के लिए बनाने के लिए दे रखी है, बट ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो 30 दिसंबर 2011 की दे रखी है। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम बनाएंगे लिक्विडेटर्स फाइनेंस स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स।
liquidators final statements account as on गाइस हमें डेट दे रखी है 30 जून 2012। ये हमारा अकाउंट हो गया गाइस, दैट इज द अकाउंट। ठीक है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एज ऑन 30 जून 2012 ये दे रखा है। अब सबसे पहले इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है गाइस, सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो आपकी एसेट्स रियलाइज हुई है वो कौन कौन से अमाउंट्स हुई है। ठीक है, सो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास पैसे आएंगे, जो भी हमने एसेट्स को रियलाइज करके जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा उससे हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। किसको, लिक्विडेटर्स, जो भी क्या है क्रेडिटर्स है, आउटसाइड क्रेडिटर्स है, उनको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। सो सबसे पहले टू रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स, टू रियलाइजेशन फ्रॉम द एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स है हमें रियलाइजेशन हुआ है गाइस। सबसे पहले दे रखा है हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है गाइस। लैंड एंड बिल्डिंग से जो हमारे पास रियलाइज हुआ है 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस का अमाउंट हमारे पास क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है बेसिकली। एंड द सेकंड वन इज प्लांट एंड मशीनरी एंड प्लांट, the amount is to be 5 lakh rupees, and the third one is patents, that is 75,000 rupees, and the fourth one is stock, stock दे रखा है guys 1,50,000 rupees, and the last and final दे रखा है आपके पास trade receivables 2 लाख रुपीस। गाइस ये तो हो गई हमारी रियलाइजेशन वैल्यू ऑफ एसेट्स, बट आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, इसके अंदर एक स्टेटमेंट दे रखी है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक क्या होता है गाइस, रियलाइज नहीं होता है। यदि आप मेरे को एक बात बताइए ना, जो कैश आपके पास मौजूद है उसका रियलाइजेशन क्या होगा, वो तो आपके पास बेसिकली रहेगा ही रहेगा। सो कैश एट बैंक हम क्या लिख देंगे इसके अंदर, बेसिकली लिख देंगे दैट इज 75,000 रुपीज। 75,000 क्या है आपके पास कैश है। ठीक है, लैंडिंग बिल्डिंग से आपके पास रियलाइज हुआ है 3 लाख रुपीस, मशीन एंड प्लांट से 5 लाख रुपीस, एंड द पेटेंट्स दैट इज 75,000 रुपीस, एंड द स्टॉक दैट इज 1,50,000 रुपीस, एंड द ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख रुपीस, एंड जो कैश आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है वो कौन सा है, 75,000 रुपीस। ये हमसे क्या हुआ है, रियलाइजेशन हुआ है। अब गाइस इसके अंदर क्या कह रहा है, आगे की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। The expense of the liquidations is amounts to be 27,250, and the liquidator is entitled to a commission of 3% on the assets realized except cash। जो भी रियलाइजेशन किसके द्वारा हुई है, लिक्विडेटर के द्वारा हुई है, जिसकी भी क्या हुई है, लिक्विडेटर ने रियलाइजेशन की है एसेट्स की, इसके ऊपर क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है लिक्विडेटर 3% से। सो देख लेते हैं कितना अमाउंट बेसिकली बनता है हमारा, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 3 लाख रुपीज़ फॉर प्लांट एंड मशीनरी, एंड 5 लाख रुपीज़ फॉर मशीनरी एंड प्लांट। लैंड एंड बिल्डिंग पे 3 लाख रुपीज़ हो गए, 5 प्लांट एंड मशीनरी पे 5 लाख रुपीज़ हो गए, दैट इज 75,000 फॉर पेटेंट्स, स्टॉक 1,50,000 रुपीज़, एंड द ट्रेड रिसीवेबल्स 2 लाख रुपीज़, दैट इज 12,25,000 रुपीज़। इसके ऊपर आपका जो कमीशन बन रहा है गाइस, ये आप वर्किंग नोट के अंदर मेंशन कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, 12,25,000 रुपीज़ एट द रेट 3% रेम्यूनरेशन, दैट इज 36,750। 36,750 क्या हो गया, रेम्यूनरेशन आ गया इसका लिक्विडेटर में। सो बाय लिक्विडेटर्स
कमीशन दे रखा है बेसिकली, रेम्यूनरेशन में कमीशन दे रखा है, ये दे रखा है आपको 36,750। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है हमारे को, वो दे रखा है द एक्सपेंस ऑफ द लिक्विडेशन अमाउंट्स टू बी, जो एक्सपेंस हुआ है आपका लिक्विडेशन पे वो हुआ है 27,250 बाय एक्सपेंस ऑन लिक्विडेशन 27,250, that is the amount. And the third one कुछ है नहीं हमारे पास। तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे पेमेंट होगा हमारे को प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी पे पेमेंट करेंगे। सो बाय प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दे रखे हैं गाइस आपको 38,000 रुपीज़ की, 38,000 रुपीज़ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। एंड उसके बाद में होगा गाइस डिबेंचर होल्डर्स बाय डिबेंचर्स दे रखे हैं आपको गाइस, इसके अंदर दे रखे हैं आपको डिबेंचर्स 2,50,000 रुपीज़। इसके अंदर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट वो आउटस्टैंडिंग चल रहा है 37,250। सो 250,000 रुपीज़ को क्या हो गए, डिबेंचर्स हो गए 2,50,000 रुपीज़ के, तो डिबेंचर हो गए। इसके अंदर जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है वो है प्लस 37,500 प्लस गाइस इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपके अंदर दे रखी है, ये जो बैलेंसिंग जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो एज ऑन डेट ऑफ 31 दिसंबर 2011 की दे रखी है। और यदि आप देखें गाइस, हम जो बुक्स बना रहे हैं, जो लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहा है वो एज ऑन 31 जून 2012 को मेंटेन हो रहा है। तो गाइस ये हो गए 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का क्या करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट और देना पड़ेगा डिबेंचर्स को। डिबेंचर्स क्या है, एज ए लोन है कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए लोन है, तो आप इसको वर्किंग नोट नंबर 2 के अंदर मेंशन कर देंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या दे रखा है, 2,50,000 रुपीज़ डिबेंचर्स दे रखे हैं एट द रेट 15% डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट है 15%। 6 मंथ्स के लिए कितना हो गया ये, सो 2,50,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 6, दैट इज 18,750। 18,750 क्या हो गया गाइस, इसका टोटल अमाउंट हो गया। तो डिबेंचर का होल अमाउंट कितना बनेगा, 2,50,000 रुपीज़ के डिबेंचर थे, आउटस्टैंडिंग पहले से 37,500 चल रहा था। उसके बाद में जो नया हमारा आउटस्टैंडिंग आया वो है 18,750, दैट इज 3,66,250। 3,06,250 ये क्या आ गया, डिबेंचर का अमाउंट हो गया। एंड देन हम पेमेंट करेंगे किसको, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे गाइस। इसके अंदर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स दे रखे हैं आपको 3,18,750, जिसमें से आपके पास जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को जिसमें आपने पेमेंट कर दिया है दैट इज 38,000 रुपीज़। सो 3,18,750 के आपके पास क्या थे, क्रेडिटर थे। इसके अंदर आपने प्रेफरेंस को क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया 38,000 रुपीज़ का। जो अवेलेबल अमाउंट होगा गाइस वो क्या होगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो 3,18,750 माइनस 38,000 रुपीज़, ये हो गया आपका 2,80,750, दैट इज अवेलेबल फॉर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब गाइस ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बना रहे हैं इसके अंदर आपको एक कंडीशन और ध्यान में रखने की जरूरत है। जब भी आप इसको क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपके पास जो रियलाइजेशन आई है बेसिकली जिससे आपने रियलाइज किया है, जितना अमाउंट आपके पास क्या है अवेलेबल है उतना ही आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। इससे ज़्यादा आपको पेमेंट नहीं करना है। सो आपने देखा अभी तक हमने कितना पेमेंट कर दिया बेसिकली। सो हम चेक कर लेते हैं एक बार कितना पेमेंट हमने कर दिया है। 3,6,750 प्लस 27,250 एंड 38,000 थर्ड वन, 3,06,250 प्लस 2,80,750,
6,89,000 रुपीज़ का हमने अब तक पेमेंट कर दिया है, बट अमाउंट हमें अवेलेबल कितना है ये भी देख लेते हैं। 6,89,000 का हमने क्या किया, पेमेंट किया है। 3,5 लाख रुपीज़, 75,000, 1,50,000, 2,75,000, 113 लाख रुपीज़ हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें से हमने 6,89,000 का क्या कर दिया है गाइस, पेमेंट कर दिया है। सो हमारे पास अभी भी पेमेंट बाकी है, सो हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। सो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद नंबर आता है गाइस किसका, इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर को क्या कर देते हैं हम, पेमेंट कर देते हैं बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, सॉरी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस। अनसिक्योर्ड के बाद आता है प्रेफरेंस का, सबसे पहले प्रेफरेंस को देंगे, उसके बाद किसको देंगे, इक्विटी को देंगे। सो पहले इक्विटी को देंगे बाय इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने के दे रखेंगे गाइस आपको, प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं गाइस आपको 5 लाख रुपीज़ के, जिसके अंदर आपको एक कंडीशन दी गई है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बारे में। प्रेफरेंशियल डिविडेंड वर इन एरियर्स फॉर द ईयर 2 years फॉर द ईयर 2। 5 लाख रुपीज़ के आपके पास क्या है, 5 लाख रुपीज़ के आपके पास प्रेफरेंस शेयर दे रखे हैं, बट इसके पास क्या, इनका जो डिविडेंड का अमाउंट है वो 2 साल से क्या चल रहा है, एरियर में चल रहा है, तो इसका जो 2 साल का अमाउंट बनता है वो कितना होगा, इस पर 10% हमें क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, 10% इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया गाइस, 5 लाख रुपीज़ तो हमें बेसिकली प्रेफरेंस का देना ही है, और 1 लाख रुपीज़ कितना हो गया, डिविडेंड का अमाउंट हो गया, सो दैट इज 6 लाख रुपीज़। ओके, सो गाइस इसके बाद रिमेनिंग रहते हैं हमारे पास 11,000 रुपीज़। अब 11,000 रुपीज़ हम देंगे किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स दे रखे हैं हमें दो, एक 25,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 पेड अप, एंड सेकेंड वन इज 60 पेड अप। अब गाइस कंडीशन ये है कि यदि यहाँ पे एक इक्विटी शेयर होल्डर होता तो हम क्या कर देते, 11,000 का क्या कर देते, पेमेंट कर देते, बट ये दो इक्विटी शेयर होल्डर्स का मौजूद होने से हमें क्या करना पड़ेगा, लॉस इक्वली बेयर कराना पड़ेगा इनको बेसिकली। तो लॉस इक्वली बेयर का जो अमाउंट होगा वो होगा 62 पॉइंट, हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। टोटल अवेलेबल बैलेंस आपको इतना दे रखा है 250। So that is the condition guys of illustration number 10. Thank you guys, thank you all.